वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों 26 मार्च 2023 के करेंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को किस सदन में अयोग्य घोषित किया गया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा में डिसक्वालीफाइड किया गया है। चलिए अब हम जानते हैं कि ये मामला क्या है। तो दोस्तों सूरत की एक अदालत के द्वारा 2019 में राहुल गांधी के द्वारा मोदी उपनाम पर जो टिप्पणी की गई थी उसमें मानहानि के मामले में दोषी ठहराया गया है और दोस्तों इसके बाद लोकसभा ने उन्हें अयोग्य घोषित किया है। दोस्तों उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है, तो ये पॉइंट भी आप नोट करिएगा। राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो वो केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य हैं। उन्हें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के साथ साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(e) के प्रावधान के तहत अयोग्य घोषित किया गया है। दोस्तों जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए कम से कम 2 साल के कारावास की सजा पाने वाला सदस्य 6 साल के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। दोस्तों अगर उन्हें ये सजा मिलती है तो होगा क्या कि उनके 8 साल का जो पॉलिटिकल करियर है वो थम जाएगा। देखिए कैसे, 2 साल की तो उन्हें जेल दी गई है यानी कि सजा दी गई है, इसके बाद उन्हें 6 साल के लिए अयोग्य भी घोषित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 साल जेल में और फिर इसके बाद वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। दोस्तों राहुल गांधी सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील भी दायर कर सकते हैं, यानी अभी उनके जो दाव पैंच हैं वो बचे हुए हैं, वो ऊपरी अदालत में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील दायर कर सकते हैं। इसके लिए अभी उन्हें 30 दिन का समय दिया गया है। दोस्तों एक संसद सदस्य या विधानसभा के एक सदस्य को अनुच्छेद 102(1) और अगर हम बात करेंगे संसद की तो संसद में अनुच्छेद 102(1) और विधानसभा की बात करें तो 191(1) के तहत लाभ का पद धारण करने, अस्वस्थ दिमाग या दिवालिया होने या वैध नागरिकता न होने पर उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आरपीए 1951 के तहत किसी भी सदस्य को आपराधिक मामले में सजा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। यानी ये 3 कंडीशन है जिसमें किसी भी सदस्य को अयोग्य ठहराया जाता है। और फिर दोस्तों एक और प्रावधान है कि संसद या विधानसभा के सदस्य को दल बदल के आधार पर भी अयोग्य ठहराया जा सकता है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लें। आप देख रहे हैं दोस्तों 26 मार्च 2023 का करंट अफेयर्स का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर लें, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी बैंकिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं। मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन करिएगा। दोस्तों अगर आपको इसमें डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100, आपको इसमें छूट मिल जाएगी। याद रखना है कि ये जो मॉक टेस्ट है हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में है। दोस्तों डेली करंट अफेयर्स का जो PDF है वो भी आपको हमारे ऐप पर मिलता है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारतीय वायुसेना और किसके बीच वायु प्रहार अभ्यास आयोजित हुआ है। तो दोस्तों ये जो वायु प्रहार अभ्यास है ये अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के बीच आयोजित हुआ है। तो भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने पूर्वी क्षेत्र में वायु प्रहार नामक 96 घंटे का एक अभ्यास किया है। तो ये जो दोस्तों ये हमारे देश का जो पूर्वी हिस्सा है, यहां पर अभी भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने वायु प्रहार नामक एक अभ्यास किया है। और ये जो अभ्यास है दोस्तों वायु और भूमि दोनों पर था। इसका उद्देश्य था भारतीय सेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाना। दोस्तों LAC के पास ये अभ्यास हुआ है। तो LAC की बात करें तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। ये भारत और चाइना के बीच एक वास्तविक सीमा रेखा है। और दोस्तों 4057 किलोमीटर लंबी यह रेखा जम्मू कश्मीर में पाक अधिकृत क्षेत्र यानी POK और चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन को पृथक करती है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये इधर पर LAC है, इधर पर है। ठीक है, तो अभी हाल ही में एक और बात घटित हुई है दोस्तों कि जो LAC है इसको मान्यता देने के लिए एक प्रस्ताव पारित हुआ है अमेरिका में। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थान थाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो दोस्तों थान थाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो है
वो अभी हाल ही में तमिलनाडु में घोषित किया गया है, जो कि तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य है। दोस्तों यह जो अभ्यारण्य है ये इरोड जिले के अंतियूर और गोबीचेट्टीपालयम तालुके में 80,567 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। दोस्तों इस वन्यजीव अभ्यारण्य में बाघ हैं, हाथी हैं, तेंदुए हैं, जंगली सुअर हैं, गौर है और हिरण हैं। तो ये बहुत सारे जानवर हैं इस वन्यजीव अभ्यारण्य में। तमिलनाडु की राजधानी क्या है दोस्तों? चेन्नई है। और यहाँ के मुख्यमंत्री याद रखिएगा कौन है? M.K. स्टालिन हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रदीप सरकार का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो दोस्तों प्रदीप सरकार एक फिल्म निर्माता थे, तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो प्रसिद्ध लेखक, निर्देशक और विज्ञापन फिल्म निर्माता प्रदीप सरकार का मुंबई में अभी हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों उन्होंने कुछ प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्में बनाई हैं, जिसमें एक प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म है जिसका नाम है परिणीता, ठीक है, और बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। तो हमें फिल्में याद नहीं रखनी है, हमें याद रखना है दोस्तों कि ये जो प्रदीप सरकार थे वो कौन थे? तो वो एक लेखक, निर्देशक और विज्ञापन फिल्म निर्माता थे। अभी हाल ही में जो हुए निधन है उनको डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में समीर खाकर का निधन हुआ है, वो कौन थे? एक एक्टर थे। सतीश कौशिक का भी निधन हुआ है, वो एक एक्टर और निर्देशक थे। A.M. अहमदी का निधन हुआ है दोस्तों, वो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। कनक रेले एक क्लासिकल डांसर थी, उनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक हेरिटेज पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों वैदिक हेरिटेज पोर्टल का उद्घाटन किया है अमित शाह जी ने। तो केंद्रीय गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री है अमित शाह जी, तो उनके द्वारा वैदिक हेरिटेज पोर्टल का उद्घाटन अभी हाल ही में नई दिल्ली में किया गया है। दोस्तों इस पोर्टल का उद्देश्य क्या होगा? तो इस पोर्टल का उद्देश्य होगा वेदों में निहित संदेश को संप्रेषित करना, यानी कि वेदों में जो संदेश दिया गया है उसको आगे बढ़ाना, लोगों को अवेयर करना वेदों के ज्ञान से। दोस्तों यह आम लोगों को वेदों के बारे में सामान्य समझ रखने में मदद कर सकेगा। और दोस्तों ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है ये कहां पर किया गया है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की बात करें तो इसकी स्थापना 1987 में संस्कृति मंत्रालय के तहत की गई थी। दोस्तों यहाँ पर बात आई है वेदों की, तो चलिए वेदों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं। वेद हिंदू धर्म का सबसे पुराना और अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। इन्हें सभी धर्म ग्रंथों में सर्वोपरि माना गया है। दोस्तों 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चलिए बात करते हैं ऋग्वेद की। तो ये जो ऋग्वेद है ये चारों वेदों में सबसे पहला वेद है, यानी सबसे पुराना वेद जो है वो कौन सा वेद है दोस्तों? ऋग्वेद है। इसमें 10 अध्याय हैं और 1028 सूक्तियां हैं और इन सूक्तियों में 11,000 मंत्र हैं। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में बताया गया है। सामवेद जो है वो संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद की बात करें तो इस वेद में टोना टोटका, जादू टोना, भूत प्रेत के साथ जड़ी बूटियों का भी उल्लेख किया गया है। तो ये हैं 4 वेद और इनसे जुड़ी हुई जानकारी। अगला क्वेश्चन है, डिल्मा रूसेफ किस बैंक की नई प्रमुख चुनी गई है? तो दोस्तों डिल्मा रूसेफ जो है वो अभी हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक की प्रमुख चुनी गई है। ठीक है, तो ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति हैं डिल्मा रूसेफ, तो उन्हें अभी हाल ही में निर्विरोध न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB का प्रमुख चुना गया है। दोस्तों जो NDB है इसके बारे में आप ध्यान से समझिएगा। इसे न्यू डेवलपमेंट बैंक बोला जाता है और जो ब्रिक्स कंट्री हैं जिसमें ब्राजील है, रसिया है, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है, तो इन ब्रिक्स देशों के द्वारा ही इस न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 में हुई थी, जब ब्रिक्स का 6वां शिखर सम्मेलन हुआ था। उसी दौरान दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। इस बैंक को शुरू करने का जो मकसद था वो था इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए कर्ज उपलब्ध कराना। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? संघाई, चाइना में है। और जबकि साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में न्यू डेवलपमेंट बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय बनाया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों। ब्रिक्स में याद रखिएगा 5 देश शामिल हैं। कौन कौन से? ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने कर्मचारियों के फोन पर टिकटॉक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को बैन कर दिया है? तो दोस्तों टिकटॉक, ट्विटर और इंस्टाग्राम बैन किया गया है अभी हाल ही में फ्रांस में। लेकिन
जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके लिए ये काम किया गया है। ठीक है, तो फ्रांस ने सरकारी कर्मचारियों के फोन पर टिकटॉक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जो मनोरंजन की दृष्टि से उपयोग करते थे उसको बैन कर दिया गया है। भाई काम करो, मनोरंजन के लिए बाद में समय निकालो, लेकिन अब जो फ्रांस में सरकारी कर्मचारी होंगे उनके फोन में इंस्टाग्राम और इसके अलावा ट्विटर और टिकटॉक इनको बैन किया गया है, रोक लगाई गई है। अगर आप इसका कमर्शियल उपयोग करना चाहते हैं तो इसके लिए अनुमति लेनी होगी सरकार से। फ्रांस की बात करें तो दोस्तों फ्रांस जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित एक कंट्री है, राजधानी पेरिस है और यहाँ के राष्ट्रपति जरूर याद रखिएगा कौन है, इमैनुअल मैक्रोन है। अगला क्वेश्चन है विमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL में पहली हैट्रिक वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो दोस्तों वो बनी है एजी वोंग। कौन बनी है? एजी वोंग। हैट्रिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर कोई भी गेंदबाज 3 विकेट लगातार गेंदों पर लेता है तो उसे हैट्रिक बोला जाता है। ठीक है, ये 6 की भी हैट्रिक हो सकती है। अगर कोई बल्लेबाज 3 6 लगातार लगाता है तो वो हैट्रिक मानी जाती है। ठीक है, तो एजी वोंग ने अभी 3 विकेट 3 गेंदों पर लिए हैं। ठीक है, तो WPL की ये पहली हैट्रिक है। और एजी वोंग किस टीम के लिए खेलती हैं WPL में? तो ये मुंबई इंडियंस के लिए खेलती हैं। दोस्तों इन्हें मुंबई इंडियंस ने 30 लाख रुपए में खरीदा था। ये किस देश को बिलोंग करती हैं? तो ये इंग्लैंड की हैं। ठीक है, और भारत में ये अभी WPL खेल रही है मुंबई इंडियंस के लिए। अगर हम बात करें दोस्तों वीमेंस प्रीमियर लीग की तो इसकी शुरुआत 4 मार्च को हुई थी। इसका फाइनल मुकाबला 26 मार्च को होने वाला है, यानी आज होने वाला है। वीमेंस प्रीमियर लीग में 5 टीमें खेल रही हैं। कौन कौन सी हैं? दिल्ली कैपिटल्स है, गुजरात जायंट्स है, मुंबई इंडियंस है, RCB है यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है और UP वॉरियर्स है। लेकिन फाइनल मुकाबला किसके बीच होना है दोस्तों? याद रखिएगा, दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच में। अब देखिए चैंपियन कौन बनता है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है इंटेल के सह संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों इंटेल के को फाउंडर थे गॉर्डन मूर, तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो इंटेल के सह संस्थापक गॉर्डन मूर का 94 साल की उम्र में अमेरिका में निधन हो गया है। अगर हम बात करें गॉर्डन मूर की तो उन्होंने 1968 में रॉबर्ट नॉयस के साथ मिलकर के इंटेल की स्थापना की थी, जिसे मूल रूप से इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स नाम दिया गया था। दोस्तों इंटेल की बात करें तो यह सेमीकंडक्टर कंपनी है। अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो आपने ये नाम बहुत सुना होगा। तो यह एक सेमीकंडक्टर कंपनी है। इसकी स्थापना 18 जुलाई 1968 को हुई थी। इसके संस्थापक कौन है? गॉर्डन मूर और रॉबर्ट नॉयस। मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? कैलिफोर्निया अमेरिका में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं फ्रैंक डी इयरी, CEO है पैट जेलसिंगर। तो दोस्तों ये पॉइंट आप सभी नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ल्ड टीवी समिट का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वन वर्ल्ड टीवी समिट को अभी हाल ही में संबोधित किया है। इसमें 30 से अधिक देशों के जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि थे उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। दोस्तों विश्व क्षय रोग दिवस को चिन्हित करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप शिखर सम्मेलन का आयोजन भी किया गया है। दोस्तों स्टॉप टीबी पार्टनरशिप की स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। याद रखिएगा विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कल के। पहला क्वेश्चन था विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 23 मार्च को मनाया जाता है। सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 में सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? रणवीर सिंह बने हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT बॉम्बे ने भारत में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो पहला स्थान हासिल किया है। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने जीता है। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया है? तो यह 24 मार्च को मनाया गया है। असम राइफल्स ने 24 मार्च 2023 को अपने स्थापना दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 188वीं वर्षगांठ मनाई है। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास कॉन्कर्ड 2023 आयोजित किया है? तो यूनाइटेड किंगडम के साथ। यूनेस्को रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है, यानी पीने योग्य पानी नहीं है? तो वो है 26% जनसंख्या के पास। किसने क्रिक पे नामक ऐप लॉन्च किया है? तो ये असनीर ग्रोवर ने लॉन्च किया है।
पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे कल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए आज हम जनरल नॉलेज के पिटारे में वर्तमान में कौन क्या डिस्कस करते हैं। कल भी हमने वर्तमान में कौन क्या डिस्कस किया था, उसके आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों वर्तमान में भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? अर्जुन मुंडा है, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस वॉक हैं। भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे हैं। भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच कौन है? थॉमस डेनेरवी हैं। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो है। अंतरराष्ट्रीय तैराकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? हुसैन अल मुसाल्तम है। और इसके अलावा भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? अजय सिंह हैं। अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष कौन है? संजय कपूर। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थानथाई पेरियाई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है? केरल, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या तमिलनाडु? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।